साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के डिमांडिंग टॉपिक अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जी हाँ दोस्तों, जो भी हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वे सब के सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होंगे। एक एक लाइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होंगे। ये आपका एनसीईआरटी वन शॉट नहीं है, ये एनसीईआरटी गन शॉट है। ध्यान में रखिएगा, पीडीएफ इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सबों के लिए। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का टॉपिक है अपवर्तनांक। ध्यान में रखना कि इसी अपवर्तनांक को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आर आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आर आई। अब मेरे मित्र, सीधे सीधे अपवर्तनांक को अगर हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो आप सभी के समझ से परे हो जाएगा। अगर हम अपवर्तनांक की चर्चा करने से पहले अपवर्तन की चर्चा करें तो मेरे मित्र चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगी। अच्छा, जरा सा आप हमको ये बताओ कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन का मतलब क्या होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। और क्या कहिएगा कि सर, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणों का जो मुड़ने की घटना होती है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सर, ये प्रकाश की किरणें मुड़ती कहाँ पे है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोई मीडियम है वायु, और दूसरा ये मीडियम हमारा क्या है? कांच है। तो भाई साहब, अगर कोई प्रकाश की किरण इस पे ऐसे आए तो आप सभी क्या पाएंगे? ये प्रकाश की किरण यहाँ पे जैसे ही इस मीडियम में इंटर करी, यहाँ पे ये मुड़ जाती है। और ये जो यहाँ पे मुड़ रही है, बेंड हो रही है, प्रकाश किरणों के मुड़ने के इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? सर, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बेसिकली आप सबों को मालूम है कि गुरुजी ये जो अपवर्तन की फिनोमिना है हमको कहाँ से देखने को मिलती है? लेंस से देखने को मिलती है। तो कई सारे छात्रों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि एकरा में तो सीधा था, लकीर खींच के इसे टेढ़ घुमा दिए। लेंस से अपवर्तन कैसे होगा? मेरे मित्र देखो आप सभी कि ये आप सभी उत्तल लेंस से परिचित होंगे। ये इसका मुख्य अक्ष है, ऑप्टिकल सेंटर ये होगा और यहाँ फोकस होगा। मेरे मित्र, अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो कुछ इस तरीके से, तो आप पाएंगे कि ये यहाँ से मुड़ती है और फिर ये यहाँ से मुड़ती है। तो ये जो प्रकाश की किरणें मुड़ रही है ना, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप कहेंगे अवतल लेंस में जरा बताइए तो कैसे होता है? मेरे मित्र, ये हमारा अवतल लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। और अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे मुख अक्ष के समांतर जा रही है और ऐसे मुख अक्ष के समांतर है, ये इस तरीके से अपवर्तित होगी और ये इधर, आपको लगेगा कि ये किरणें पीछे से आ रही है यहाँ से। तो मेरे मित्र, प्रकाश का अपवर्तन सीधा सा है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो क्या होगा सर? जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा मुड़ जाएगा। और प्रकाश के मुड़ने की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। आप कहेंगे अपवर्तन का अपवर्तनांक से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। अगर आप अपवर्तन को ठीक से नहीं समझते हो तो फिर आगे की चीजें आपके लिए सर समझ से परे हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखो कि अब हम अपवर्तन अपवर्तन को जब भी परिभाषित करेंगे तो ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि गुरुजी, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। अब आपको दो पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना है कि ये जो प्रकाश मैंने आपको दिया यहां पे वो क्या था सर जी? तिरछा। क्या था? तिरछा। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट ये कि प्रकाश सभी माध्यम में समान दिशा में गमन नहीं करता है। जैसे हवा में ऐसे जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि जलों में ऐसे ही जाएगा, कि जल में ऐसे जाएगा तो मुड़ जाएगा। तो मेरे मित्र याद रखेंगे आप सभी ये कि जो प्रकाश है ये सभी माध्यम में एक दिशा में गमन नहीं करता है। यानी कि हर एक माध्यम में इसका जो डायरेक्शन होता है वो निश्चित नहीं होता है। हर एक माध्यम में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और डायरेक्शन चेंज होगी मतलब प्रकाश की किरणें मुड़ेगी, और मुड़ेगी तो घटना आप कहेंगे अपवर्तन कहलाएगा। मेरे मित्र याद रखना कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना आपको तब देखने को मिलेगी जब प्रकाश किसी माध्यम में तिरछा जा रही होगी। सीधा जा रही होगी तो नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे अभी हम कोई ग्लास ले ले, जैसे कि ये ग्लास है, ठीक है, और इसमें हम कहते हैं कि प्रकाश की पेंसिल ऐसे रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है, तो आपको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम इसको तिरछा रख दिए तो आप कहेंगे ये देखिए ना यहाँ पे उठ गया है, आएंगे यहाँ पे भी। लेकिन आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी ये याद रखेंगे क्या कि सर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, देखो हर जगह पे क्या हो जा रहा है सर? तिरछा होकर के जा रहा है।
तो क्या कहिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा बदल जाती है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ये बहुत सारी लाइनें हो गई है, एक माध्यम ले लेते हैं और हम देखो माध्यम हम लोग क्या ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा मान लो कि कोई एक मीडियम है, ठीक। अब इसमें कोई प्रकाश की किरण ऐसे तिरछा जा रही है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे सर, एक अभिलंब ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वायु है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, कांच है। तो ध्यान दो, जैसे ही प्रकाश किरणें वायु से कांच में आएगी, ये आप पाएंगे कि ये यहाँ पे कुछ मुड़ जा रही है, और प्रकाश किरणों के मुड़ने की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं सर, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान दो कि ये वाली जो किरण है ये कैसी है, आप सभी कहेंगे गुरुजी तिरछी किरण है। कैसी किरण है, तिरछी किरण है। और याद रखना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है सर, तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में इसकी संचरण की दिशा बदल जाती है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी अगर सीधा जाएगा तो संचरण की दिशा नहीं बदलेगी, जब तिरछा जाएगा तो संचरण की दिशा बदल जाएगी। अब मेरे मित्र याद रखो कि ये प्रकाश की किरण अगर इस छोर पे पड़ती है तो ये यहां से फिर ऐसे जाएगी। और ध्यान देना कि इस वाले किरण को आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण कहते हैं। मेरे मित्र याद रखना कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है। ये जो अलग अलग माध्यम में जाने के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन यही है कि प्रकाश का जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, और इसलिए मैंने लिखा कि प्रकाश के चाल का अलग अलग माध्यम में परिवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना हमें देखने को मिलती है। और प्रकाश के अपवर्तन के घटना के चलते ही मेरे मित्र, जब आप किसी पानी से भरे हुए ग्लास में किसी कॉइन को रखते हो और तिरछा रूप से आप उसको देखते हो, सीधा देखोगे तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा। तिरछा देखते हो यानी कि सर ऐसे आप देखते हो तो आप क्या पाते हो कि सर ये जो कॉइन है ये यहां अपीयर हो रहा है, यानी कि कॉइन हमें उठा हुआ मालूम पड़ता है। मेरे मित्र प्रकाश के अपवर्तन के घटना के चलते ही जब आप किसी स्विमिंग पूल को देखते हो तो उसकी जो तली है वो आपको उठा हुआ महसूस होता है। प्रकाश के अपवर्तन के घटना के चलते ही जब किसी पानी से भरे ग्लास में आप क्या करते हो सर, पेंसिल को रखते हो तो आप क्या पाते हो, आप पाते हो कि पेंसिल आपको टेढ़ा नजर आता है। ये सब किसकी वजह से है, प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। क्यों हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन, तो आप कहेंगे प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है, आप कहेंगे अलग अलग होती है। अब मेरे मित्र ध्यान दो यहाँ पे, अब आप सभी ध्यान दो। आपको मालूम है कि अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। और याद रखना आप सभी कि पहला नियम तो बिल्कुल सरल है, पहला नियम आपका बिल्कुल सरल है, जिसको हम लोग प्रथम नियम के रूप में देखते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं कि गुरुजी, आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। तो है ना, देखो हे किरण तिरछा जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। याद रखो कि ये किरण देखो यहां आया, इस मीडियम में परिवर्तित हो गया, इस वाले किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। और देखो कि ये अपवर्तित किरण है, और ये जो बिंदु है ये क्या है, आप सभी कहेंगे इसी पे तो अभिलंब है सर, तो इसको हम आपतन बिंदु कह ले, चला इसको हम आपतन बिंदु कह लें। आप कहेंगे बिल्कुल, तो आपतन बिंदु पर ये क्या है, आप सभी कहेंगे नॉर्मल यानी कि अभिलंब है। आपतन बिंदु पर ये क्या है, नॉर्मल यानी कि अभिलंब। तो देखो ना, आपतित किरण अपवर्तित किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, सब क्या है, एक ही तल में है, सब एक के गो पृष्ठ पर है। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो किरण बाहर निकल रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। अब मेरे मित्र याद रखो कि ये तो प्रथम नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। ये तो पहला नियम है। दूसरा का नियम क्या कहता है, दूसरा का नियम क्या कहता है, जरा गौर फरमाना। दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है। ये बात भी आप सभी जानते हैं कि गुरुजी साइन आई बटा साइन आर होता है। अब आप में से कुछ छात्र होंगे कहेंगे आपतन कोण क्या होता है, बड़ा सरल है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आप सभी कहेंगे आपतन कोण कहलाएगा। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, सर आप कहेंगे अपवर्तन कोण कहलाएगा। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो, अगर हम ये कहें अगर आपतन कोण, अगर
आपतन कोण, यहां पे ध्यान दो कि साइन आई हो। आपतन कोण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर ये आई है तो इसको हम लोग साइन आई से, आपतन कोण साइन आई, तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर है तो उसको हम साइन आर कह दें। अपवर्तन कोण साइन आर हो तो, साइन आर हो तो आप सभी ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होगा? नियतांक। साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होगा? नियतांक। ये चीज ध्यान रखना। यही दूसरा नियम कह रहा है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट, नियत होता है। अब मेरे मित्र ये जो नियतांक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ये जो नियतांक है इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। देखो कि पहला माध्यम हमारा वायु, दूसरा का माध्यम कांच, तो प्रकाश वायु से कांच में जा रही है। प्रकाश किससे किस में जा रही है? वायु से कांच में जा रही है। इसको हम N1 मान लें और इसको हम कांच को N2 मान लें। आप कहेंगे बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे मित्र ये जो साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू नियतांक कह रहे हो, ये नियतांक क्या है? ये नियतांक क्या है? दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है ये साइन आई बटा साइन आर। और हम यहाँ पे लिखेंगे और आपको भी ये समझना होगा कि ये जो नियतांक है, ये नियतांक, ये नियतांक, ये नियतांक दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का, ये नियतांक दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये नियतांक सर क्या कहता है? तो सर दूसरे माध्यम का यानी कि कांच का वायु के सापेक्ष, कांच का वायु के सापेक्ष आप सभी याद रखना अपवर्तनांक कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। मेरे मित्र याद रखो, मैंने बताया कि साइन आई बटा साइन आर जो है वो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो दूसरे माध्यम का जो पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक लिख रहे हैं उसको हम कैसे लिखेंगे? आप सभी याद रखना N21 से लिखेंगे, मतलब दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक। समझना ध्यान से कि अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो ये कह रहा है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है। तो आपने साइन आई बटा साइन आर कह दिया, नियतांक है गुरुजी। अब मैंने बताया कि ये नियतांक दूसरे माध्यम का यानी कि कांच का वायु के सापेक्ष क्या होगा? अपवर्तनांक। तो ये जो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा ये क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि सर N21 है। क्या है? N21 है, N21 है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देना, आप सभी ये ध्यान देना कि ये जो आपका, चूंकि ये आप कह रहे हो कि N21 इक्वल टू गुरुजी साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि N21 इक्वल टू क्या होता है? N21 इक्वल टू क्या होता है? N2 बटा N1 होता है, N2 बटा N1 होता है। अब मेरे मित्र याद रखना कि जब आप ये कह रहे हो कि चूंकि N21 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर और N21 इक्वल टू होता है N2 बटा N1, ये क्या है? दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या हम इसको सर इस वैल्यू के बराबर नहीं कह सकते हैं? हम ये ना कह सकते हैं कि अतः 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 N2 बटा N1 इक्वल टू सर जी साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा? कह सकते हैं, बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। मेरे मित्र अपवर्तनांक का कंसेप्ट यहीं से आ गया कि अगर आपको दो माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन की जया और आपतन की जया मालूम हो तो आप अपवर्तनांक निकाल सकते हो दूसरे के सापेक्ष, दूसरे का पहले के सापेक्ष। कैसे? तो सर N21 साइन आई बटा साइन आर होगा। अब ये N21 जो है वो साइन आई बटा साइन आर है और N2 इक्वल टू N2 बटा N1 है, तो आप कहेंगे N2 बटा N1 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे मित्रों, आप सभी इस रिलेशन को ध्यान रखना, इस रिलेशन को ध्यान रखना। और ये
किसके बराबर होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी किसके बराबर होगा? हम तो एकरा N21 लिखेंगे, जो कि क्या है? आप सभी कहेंगे दूसरे माध्यम का दूसरे माध्यम का दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखो यहां पे कि ये तो हमारा जो नियम है वो अपवर्तन का दूसरा नियम है। अब मेरे मित्र इसी अपवर्तन के दूसरे नियम को सर स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ध्यान देना, स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ध्यान देना यहां पे क्या कि ये जो नियतांक है जिसको हम अपवर्तनांक के रूप में देखते हैं, ये क्या हो जाता है सर? स्नेल का कांस्टेंट हो जाता है। और मेरे मित्र ये जो साइन आई बटा साइन आर आप लिख रहे हैं अपवर्तनांक, ये किसके लिए सही होता है? तो याद रखना कि जो आपतन कोण का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तभी हम साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या कहेंगे? N21 कहेंगे। मेरे मित्र याद रखो कि जब आप N2 बटा N1 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर कह रहे हो और आप कह रहे हो कि सर इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो N2 साइन आर इक्वल टू क्या कह सकते हो कि गुरुजी N1 साइन आई। और याद रखना, हो यहाँ पे याद रखना आप सभी कि ये N2 साइन आर इक्वल टू N1 साइन आई क्या कहलाता है सर? स्नेल के नियम का सिमेट्रिकल फॉर्म कहलाता है, यानी कि सममित रूप कहलाता है। स्नेल के नियम का सममित रूप आप कहेंगे गुरुजी N2 साइन आर इक्वल टू N1 साइन आई। तो ये तो यहां से अपवर्तनांक की एक झलक आपको मालूम चला दूसरे नियम से कि सर दूसरा नियम जो है वो ये बताता है अपवर्तन का कि सर दूसरे माध्यम का जो पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो साइन आई और साइन आर बटा साइन आई और साइन आर के अनुपात में होगा। अब सवाल ये है कि गुरुजी अपवर्तनांक को कैसे परिभाषित करते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी समझो कि अपवर्तनांक असल में क्या है। तो आप कहेंगे सर ये प्रकाश की किरणों की जो डायरेक्शन है उसमें बदलाव प्रकाश की चाल में परिवर्तन के चलते होती है। तो अपवर्तनांक सीधे सीधे हमको यह बताता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में प्रकाश की किरणें कितनी मुड़ती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि दिए हुए माध्यम युग्म के लिए होने वाला दिशा परिवर्तन का जो विस्तार है उसी को हम लोग अपवर्तनांक के रूप में प्रकट करते हैं। ये हमारा लाइन नहीं है, एनसीईआरटी का लाइन है कि दिए हुए माध्यम युग्म के लिए होने वाला दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में हम लोग प्रकट करते हैं। अपवर्तनांक का मतलब ही होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम में वो कितना मुड़ रही है, दूसरे माध्यम में वो कितना मुड़ रही है। अब मेरे मित्र ये याद रखना कि मुड़ेगी तो आप सभी कहेंगे ये मुड़ने की घटना प्रकाश के चाल के अंतर के चलते होगा। तो मेरे मित्र जो अपवर्तनांक है वो क्या है? तो दो माध्यमों के युग्म का जो अपवर्तनांक है वो दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। दो माध्यम के युग्म की जो अपवर्तनांक होगी, मतलब अगर कोई एक माध्यम हमारा x है दूसरा माध्यम y है तो उसका जो अपवर्तनांक का वैल्यू होगा वो किस पे निर्भर करेगा सर? प्रकाश की चाल पर निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा? प्रकाश की चाल पर। मेरे मित्र अपवर्तनांक को हम लोग अपवर्तनांक बोलते रहते हैं, लेकिन जब आप अपवर्तनांक पढ़ते हैं तो दो टर्म आपको देखने को मिलते हैं, एक सापेक्षिक और दूसरा आपका निरपेक्ष। तो याद रखना आप सभी कि अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक दोनों को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही अपवर्तनांक कहते हैं या अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ये ध्यान में रखना। और बहुत ही सरल है क्या कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक माध्यम हमारा क्या होता है? निर्वात होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि जब भी हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की चर्चा करेंगे उसमें हमारा एक मीडियम क्या होगा? आप कहेंगे निर्वात होगा। और मैंने लिखा कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या है सर? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो मैं आपसे कहूं यदि निर्वात में प्रकाश की चाल, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो? सीधी हो तथा माध्यम में प्रकाश की चाल
माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो चला, तो आप सभी ध्यान रखना कि माध्यम में प्रकाश की चाल cm हो तो भाई मेरे याद रखना कि अपवर्तनांक को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? म्यू से सूचित किया जाता है, म्यू से। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो हमारा अपवर्तनांक हो जाएगा, कौन सा अपवर्तनांक? निरपेक्ष अपवर्तनांक, म्यू इक्वल टू सीवी बटा सीएम। निर्वात में प्रकाश की चाल है सीवी, सीवी क्या है? आप सभी कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और आप क्या कहेंगे? सर सीएम जो है वो माध्यम में प्रकाश की चाल है। क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की चर्चा करेंगे ना, तो हम कहेंगे इसमें एक मीडियम हमारा निर्वात होगा, और अपवर्तनांक जब भी चर्चा करेंगे तो वहां पे दो माध्यमों के युग्म होंगे या दो अलग अलग रंग के युग्म होंगे, ये ध्यान में रखना। अब मेरे मित्र ये तो हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये बात आप सबों को याद है? आप कहेंगे बिल्कुल याद है गुरुजी। अब मेरे मित्र कई बार आपके एग्जाम में किसी अलग अलग माध्यम के जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। आप सभी परेशान रहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये टेबल आप सभी ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वायु जिसका अपवर्तनांक 1.0003 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक है, इसके बाद केरोसिन भी कई बार पूछा जाता है, अपवर्तनांक 1.44 होता है। फिर आप बेंजीन की बात करो, कई बार इसका भी पूछ लिया जाता है, अपवर्तनांक 1.50 होता है। इसके बाद जो है आपका हीरा का अपवर्तनांक सर 2.42 होता है, याद रखना ये चीज। खनिज नमक का भी अपवर्तनांक पूछा गया था आपके ग्रुप डी पेपर में ही, तो 1.54। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ के निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो आप क्या कहेंगे कि इसमें जो प्रकाश की चाल की तुलना की गई होगी वो निर्वात के सापेक्ष में की गई होगी, निर्वात के तुलना में की गई होगी। मेरे मित्र याद रखो कि वायु जो है ये सबसे ऊपर है, तो इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसका अपवर्तनांक आप सभी याद रखना, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम, जबकि मेरे मित्र हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक आप सभी याद रखना सर्वाधिक होता है। पूछा गया सवाल है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? आप कहेंगे हीरा। सबसे कम होता है वायु 1.30 और बाद 3। अब मेरे मित्र अगला जो आपको टर्म मिलता है वो सापेक्षिक अपवर्तनांक का मिलता है, और सापेक्षिक अपवर्तनांक आपको दो तरीके से सवाल इस पे देखने को मिलते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बंधु परेशान हो जाते हैं, ए गुरुजी ये तो गलत हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। अरे गधा, गलत सही से मतलब नहीं है, मतलब है कि हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर है। मेरे भाई जब भी सापेक्षिक अपवर्तनांक से सवाल पूछे जाएंगे तो याद रखना कि दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो ये आपको कि सर जब दो अलग अलग माध्यम में आपको प्रकाश की चाल दी हुई रहे, दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे देखो कि ये आपका एक माध्यम वायु हो गया, इसमें प्रकाश की चाल v1 है, और ये आपका कांच हो गया, इसमें प्रकाश की चाल v2 है। तो सर जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे कि दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखी है और आपसे पूछ लिया कि माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, या फिर माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, यही दो सवाल पूछे जाएंगे। तो याद रखना कि जब आपको क्वेश्चन में दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल दिया रहे और पूछा जाए कि माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n21 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n21 से। और मेरे मित्र ये जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा? तो सर जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसके प्रकाश की चाल में भाग देना है जिसका पूछा जाएगा उसके प्रकाश की चाल से। कैसे? तो देखो हम यहां पे ये लिख सकते हैं n21 इक्वल टू क्या? तो सर 1 के सापेक्ष पूछ रहा है, तो माध्यम 1 का प्रकाश की चाल v1, और माध्यम किसका पूछ रहा है? माध्यम 2 का, तो ये हम v1 बटा v2 कर दिए। तो मेरे मित्र हमारा क्लियर हो गया। जब भी हमारे क्वेश्चन में दो माध्यमों की प्रकाश की चाल दे रखी हो और फिर हमसे दूसरे का पहले के सापेक्ष पूछा जाए, तो जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसके प्रकाश की चाल में क्या करेंगे? जिसका पूछा जा रहा है उसके प्रकाश की चाल से डिवाइड कर देंगे। तब माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष पूछ रहा है, तो 1 में प्रकाश की चाल v1, 2 का सर v2, तो ये n21 क्या हो गया? v1 बटा v2। अब देखो कि माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक,
रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, n12 से, और n12 क्या हो जाएगा, तो 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक गुरुजी v2 बटा v1। बोलो क्लियर है, यस और नो, कभी कंफ्यूजन नहीं करना। जिसके सापेक्ष पूछेगा, प्रकाश की चाल दिया हुआ रहेगा, तो उसके जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसके प्रकाश की चाल में, जिसका पूछ रहा है उसके प्रकाश की चाल से डिवाइड कर देंगे। मेरे मित्र n21 इक्वल टू v1 बटा v2, n12 इक्वल टू v2 बटा v1। अब ये तो हुआ पहला केस। दूसरा का केस ये बन पड़ सकता है चला कि दो अलग अलग माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ रहे। जैसे आपको दे दिया कि पहला माध्यम है उसका अपवर्तनांक 1.003 है, दूसरा है 1.33 है। मान लो कि इसको n1 कह दें, इसको n2 कह दें, और कह दें कि इसमें आपका सर दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, पहले का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो बिल्कुल भी मत परेशान होना मेरे मित्र, बिल्कुल भी मत परेशान होना। देखो पहला चीज, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक n21 लिखेंगे ना, n21 माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, सीधा क्या कहेंगे कि सर ये हमारा n2 बटा n1 हो जाएगा। यानी कि दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, उसको सर पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से मेरे मित्र अगर n12 पूछा जाएगा तो ये होता आपका 1 बटा n21 है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, तो आप सभी कहेंगे n1 बटा n2। तो आप n12 इक्वल टू क्या कह सकते हो, n1 बटा n2, n1 बटा n2। तो देखो जब दो अलग अलग माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है, तो दूसरा का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक आपने क्या करा कि सर जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है उसको हम पहले माध्यम के अपवर्तनांक से डिवाइड कर दिए। तो यहां पे अलग हो जा रहा था कंसेप्ट, यहां पे सर अलग हो जा रहा है। तो n21 में जैसे ही n21 सामने आए, आप कहेंगे दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को पहले से डिवाइड कर देंगे, n12 सामने आए तो पहले माध्यम के अपवर्तनांक को दूसरे से डिवाइड कर देंगे। बस यही तो आपका कंसेप्ट है। अब सवाल पूछे जाएंगे तो या तो साइन आई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, साइन आर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तब अपवर्तनांक पूछेगा, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। प्रकाश की चाल दिया हुआ रहेगा तब पूछेगा, आप कहेंगे इस फॉर्मूला से बनेगा। प्रकाश सॉरी निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया रहेगा, आप कहेंगे गुरुजी इस फॉर्मूला से बनेगा। तो मेरे मित्र मामला आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है। हाँ, एक आध दो सवाल आपको कैसे पूछ लिए जाते हैं सर, थ्योरेटिकल बेस कि किसी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक कितना होता है। याद रखना कि हमेशा 1 से अधिक होता है। कितना होता है, हमेशा 1 से अधिक, हमेशा 1 से अधिक होता है, ये ध्यान रखें। दूसरी बात कि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होता है, मेरे मित्र याद रखना अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो आप सभी कहेंगे कि प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ेगा। प्रकाश की दिशा में क्या होगा, आप याद रखना विचलन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, विचलन बढ़ेगा। और रंग जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हो, ठीक है, तो आप सभी कहेंगे कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम हो सर लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब अगर आपने अपवर्तनांक का ये लेक्चर देख लिया है तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको अपवर्तनांक से पूछे जाने वाले किसी भी सवाल में कोई कठिनाई महसूस होगी। साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा को देख रहे हैं, यहां तक कि ग्रुप डी को भी देख रहे हैं और आपका आगे के फेज में एग्जाम है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना मत भूलना। क्योंकि अगर एनसीईआरटी नहीं कर रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो, और अगर आप अपने से नहीं कर पा रहे हो तो मेरे मित्र आप हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में इनरोलमेंट लेकर के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन को पूरा कर सकते हैं। और ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।